नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के 60 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। साथ ही ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको ये मिलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो है एग्रोनॉमी शब्द एग्रोस और नोमस से बना है। नोमस का अर्थ क्या है? एग्रोनॉमी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रोस एंड नोमस। व्हाट डज नोमस मीन? तो यहाँ पर पूछा गया है कि एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि आपको पता होगा, एक एग्रोस है, दूसरा नोमस है। तो यहाँ पर नोमस का अर्थ पूछा गया है, तो नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज, यानी प्रबंधन करना। वहीं अगर हम एग्रोस की बात करें तो वो होता है खेत से, यानी कि फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मैनेज। अभी ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे हम डीप में जाएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर देयर इन इंडिया? योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो देखिए, योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 यानी 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लानिंग कमीशन डिवाइडेड इनटू इंडिया इनटू ACZ बेस्ड ऑन विच फैक्टर? योजना आयोग ने किस कारक के आधार पर भारत को ACZ में विभाजित किया? ACZ का मतलब है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। वर्षा और तापमान के आधार पर योजना आयोग ने भारत को, जो ये 15 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसमें विभाजित किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो है द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि NBSS एंड LUP डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मैनी एग्रो इकोलॉजिक जोन? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिक जोन के बारे में पूछा गया है। वहाँ पर किसके बारे में पूछा गया था? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि NBSS एंड LUP ने भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 20 जो एग्रो इकोलॉजिक जोन है, इसमें इंडिया को विभाजित किया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सीड इंडेक्स? बीज सूचकांक की गणना करने के लिए क्या सूत्र है? तो देखिए, इसका एक सिंपल सा सूत्र है। आप जो आपका सीड इंडेक्स होता है, ये भारी बीजों के लिए होता है, और इसमें 100 बीजों का जो वजन है उसको देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट ऑफ 100 सीड्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्मॉल सीड्स क्रॉप लाइक मस्टर्ड विच पैरामीटर इज़ यूज्ड? सरसों जैसी छोटे बीजों वाली फसलों के लिए किस मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो इससे जो पहला क्वेश्चन था, उसमें जो भारी बीज होते हैं उनके लिए पूछा गया था, जो कि यूज़ होता है सीड इंडेक्स। और यहाँ पर पूछा गया है छोटे बीजों वाली फसलों के लिए। तो यहाँ पर जो छोटे बीजों की जो फसलें होती है, जैसे सरसों हो गई, ठीक है, इनके लिए जो यूज़ होता है वो होता है टेस्ट वेट, यानी कि परीक्षण भार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है विच मेथड ऑफ सोविंग इज मोस्ट लेबर एफिशिएंट बट रिजल्ट इज अनइवन प्लांट स्टैंड? बुआई की कौन सी विधि सबसे अधिक श्रम कुशल है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप असमान फसल जमा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि छिड़काव विधि जो होती है आपकी। इसमें हम जब फील्ड में किसी भी
बीज को हम डालते हैं तो ये कम लेबर इसमें लगती है और जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जो आपका बीज है वो कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा प्लांट उगते हैं और कहीं पर कम प्लांट उगते हैं। इसमें एक ये आपका डिसएडवांटेज है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड। पौधे की वृद्धि के संबंध में मिट्टी की भौतिक स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिल्थ। यानी कि टिल्थ जो होती है वो आपकी जो जब आप जुताई करते हैं यानी कि टिलेज करते हैं तो उसके बाद जो मिट्टी की भौतिक अवस्था हमें प्राप्त होती है उसको हम टिल्थ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिल्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज। न्यूनतम जुताई की अवधारणा किसने दी? इसको कम लागत और मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए इसको किया गया था और ये आई थी यूएसए से। 1970 में जो ये है ये यूएसए यानी अमेरिका से आई थी। लेकिन वो दी किसने थी? वो दी थी हमारी एडवर्ड फोल्कन ने। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आप एडवर्ड फोल्कर, FAULKNER। और ये आई कहाँ से थी? ये आई थी यूएसए से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ ए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। प्राथमिक जुताई का यंत्र इनमें से कौन सा है? तो प्राथमिक जुताई का जो यंत्र है वो है मोल्ड बोल्ड प्लो। कौन सा है? मोल्ड बोल्ड प्लो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या करता है मोल्ड बोल्ड? ये मिट्टी को गहराई से पलट देता है। ठीक है, ये एक मोल्ड बोल्ड प्लो देखा होगा आपने, जो मिट्टी को गहराई में घुस के ये ऐसे पलट देता है, मिट्टी को ऐसे पलटता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज डिटरमाइंड बाय। प्रति इकाई क्षेत्र में इष्टतम पौधों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपने पढ़ा होगा, तो वो की जाती है क्रॉप जियोमेट्री के द्वारा, फसल ज्यामिति के द्वारा, जिसमें आपका फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला है जिसमें आप प्लांट पॉपुलेशन को निकालते हैं R गुना P, यानी कि R गुना P है ये आपका, जिसमें आप प्लांट पॉपुलेशन को निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच क्रॉप जियोमेट्री इज स्क्वायर प्लांटिंग कॉमनली फॉलोड। किस फसल ज्यामिति में आमतौर पर वर्गाकरण रोपण का पालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी धान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। प्लांट आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय CM डोनाल्ड इन 1968 फॉर विच क्रॉप। प्लांट आइडियोटाइप की अवधारणा 1968 में CM डोनाल्ड ने किस फसल के लिए दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वीट के लिए जो ये अवधारणा थी प्लांट आइडियोटाइप की, ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन आइडियल प्लांट टाइप आइडियोटाइप फॉर ड्राईलैंड एरियाज शुड हैव। शुष्क क्षेत्रों के लिए एक आदर्श पौधे के प्रकार आइडियोटाइप में क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी, डीप रूट सिस्टम यानी गहरी जड़ प्रणाली, और शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोल्डबियम। जो मोल्डबियम होता है यह एक सूक्ष्म तत्व है और राइबोजियम जो बैक्टीरिया होता है उसे एक्टिव करने के लिए ये जरूरी होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा 16। हिडन हंगर इज प्लांट इन प्लांट रेफर्स टू। पौधों में छिपी हुई भूख का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, इसका तात्पर्य है डिफेंसिव विदाउट विजिबल सिम्टम्स, यानी कि बिना दिखे लक्षणों की कमी। मतलब अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी है लेकिन लक्षण बाहर नहीं दिख रहे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं हिडन हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है विच फर्टिलाइजर इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। प्रकृति में कौन सा उर्वरक अत्यधिक आर्द्रग्राही है? आर्द्रग्राही का मतलब है जो वायु से जो नमी होती है उसे सोख लेता है, तो वो है ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या करता है? ये हवा से नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है और खुद गीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है आपका रियल वैल्यू ऑफ सीड। ये होता है, इसका ये फॉर्मूला है जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100। क्वेश्चन है हमारा, इट शुड नॉट बी लेस देन फॉर गुड सीड। अच्छे बीजों के लिए बीज का वास्तविक मूल्य किससे कम नहीं होना चाहिए? तो वो है आपका जो अच्छे बीज यानी गुड सीड्स माने जाते हैं, उनका जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 75%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी, यानी कि NUE कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। NUE को किसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, NUE को ऑप्शन ए यानी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी स्प्लिट एप्लीकेशन, ऑप्शन सी फॉइलर स्प्रे। इन सभी के द्वारा जो है NUE यानी न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द रिमेन सोर्स ऑफ प्लांट्स वाटर फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है कैपिलरी वाटर, केशिकाएं जल। जो पौधे हैं वो कैपिलरी जो आपका क्रिया होती है उसके द्वारा पानी को नीचे से भूमि से सोखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑक्यूर्स एट ए टेंशन ऑफ। PWP किस तनाव पर होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी WUE इज हाईएस्ट इन विच इरिगेशन मेथड। किस सिंचाई विधि में जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ड्रिप इरिगेशन में जो सिंचाई जो आपका वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी वाटर आएगा ड्रिप इरिगेशन के जरिए वो सब प्लांट उसको अच्छे से यूज़ करेगा, वो उसकी जड़ों तक पहुंच पाएगा और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन IWCPE रेशो वाज प्रपोज्ड बाय। IWCPE अनुपात के आधार पर सिंचाई का निर्धारण किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर है परिहार एट आल। कौन है? परिहार एट आल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है फॉर ए क्रॉप लाइक सुगरकेन विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सूटेड। गन्ने जैसी फसल के लिए कौन सी सिंचाई सबसे उपयुक्त है? तो गन्ने में आपने देखा होगा जो मेड़ बनाई जाती है और नालियाँ बनाई जाती है उनसे पानी दिया जाता है। आपने देखा होगा खेत में ऐसे ये फुरो बनाई जाती है और इनसे पानी यानी सिंचाई का जो पानी आता है वो चले जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि फरो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड एज एन
एंटी ट्रांसपेरेंट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप वाष्पोत्सर्जन रोधी रंध्र बंद करने वाला प्रकार के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PMA यानी कि फिनाइल म्यूक्यूरिक एसीटेट। ये क्या करता है, ये जो आपका स्टोमेटा होता है इसको बंद कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 जो कि आपका वीड डेट आर फाउंड ओनली इन कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड हैव नो विल्ड रिलेटिव आर कॉल्ड। वे खरपतवार जो केवल खेती वाले खेतों में पाए जाते हैं और जिनका कोई जंगली संबंध नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओब्लिगेट वीड यानी कि अनिवार्य खरपतवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेलेरिस माइनर वीट कैनरी ग्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फेलेरिस माइनर जो जिसे हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी। इसको हम मिमिक्री यानी कि नकलची खरपतवार भी बोल देते हैं, साथ ही हम इसको सैटेलाइट वीड भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ मिमिक्री दिखेगा तो वहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हमको दोनों दिए गए हैं तो हम यहाँ पर बोथ ए एंड सी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है स्ट्रीगा इज ए पैरासिटिक वीड कॉमनली फाउंड इन। स्ट्राइगा एक परजीवी खरपतवार है जो आमतौर पर किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर है सोरगम में, सोरगम और बाजरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज एलिलोपैथी? एलिलोपैथी क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो जो एलोपैथी होती है वो क्या करती है, एक पौधा जब दूसरे पौधे की वृद्धि रोकने के लिए कोई एक केमिकल रिलीज करता है तो इसको ही हम एलोपैथी कहते हैं। तो एक पौधे द्वारा दूसरे पौधे पर रसायन प्रभाव, केमिकल इनहेबिटेशन ऑफ वन प्लांट बाय अनदर प्लांट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which herbicide is non-selective? Which herbicide is non-selective and post-emergency? कौन सा शाकनाशी गैर चयनात्मक और अंकुरण पश्चात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराक्वाट। पैराक्वाट जो होता है वो संपर्क में आने वाले हर पौधे को ख़त्म कर देता है और उगने के बाद ये छिड़का जाता है। ठीक है, इसका पहले प्रयोग नहीं किया जाता, जब खरपतवार उग जाता है इसका तब प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो भी इसके सामने जिस भी पौधे पर ये, चाहे वो फसल हो चाहे या फिर वो वीड हो, उस जिस पर भी ये छिड़का जाएगा यह उसको नॉन सिलेक्टिव है तो इसलिए वह उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड डिपेंड्स ऑन। जो हर्बिसाइड्स यानी खरपतवारों की जो आपकी सिलेक्टिविटी है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी पर, यानी पौधे की आकृति कैसी है, एब्जॉर्प्शन रेट यानी अवशोषण दर क्या है पौधे की, और मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय जो क्रिया होती है, चयापचय क्रिया जो होती है वो कैसी है। इन सभी पर आपका ये जो सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स है ये डिपेंड करता है कि कौन सा उसमें जो हर्बिसाइड्स है वो लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रोथ इज ए प्रोसेस, वृद्धि एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रिवर्सेबल, इन्वर्सेबल, टेम्पररी या केमिकल? तो इसका राइट आंसर है इन्वर्सेबल यानी अपरिवर्तनीय क्रिया है ये। एक बार वृद्धि हो जाने पर उसको वापस छोटा नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिग्मोइड कर्व रिप्रेजेंट विच फेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। सिग्मोइड कर्व फसल वृद्धि के किस चरण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लैग लॉग एंड सेंसिस फेज। लैग लॉग और जरावस्था चरण को ये दर्शाता है। यह एस आकार का कर्व होता है जो शुरुआती धीमी और फिर तेज और अंत में गिरावट वाली वृद्धि को दर्शाता है। मैं यहाँ पर इसको आपको लगा के भी दिखा देता, लेकिन अभी यहाँ पर ये पीडीएफ ऐसी ही बनाई गई है हमारे द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेट एसिमिलेशन रेट NAR इज मेजर्ड इन। जो शुद्धता आत्मसात दर होती है वो किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है ग्राम मीटर स्क्वायर में पर डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट 1 ईयर इज। मक्का गेहूं एक वर्ष की फसल चक्र तीव्रता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 200%। अब इसको हम कैसे मापेंगे? वो मापेंगे हम 2/100, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पेरिस्क्वाइट्स फॉर रिले क्रॉपिंग इज। रिले क्रॉपिंग के लिए पूर्व शर्त है वो होती है सोविंग ऑफ सेकंड क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग फर्स्ट। जैसे रिले रेस में होता है, पहले फसल कटने से पहले ही दूसरी बो जाती है, यानी कि जो पहली फसल है उसको काटने से पहले ही दूसरी फसल को बो दिया जाता है, उसे ही हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैच क्रॉप। कैच क्रॉप निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है मूंग एंड तोरी। आपदा की स्थिति में इसको ही हम यूज करते हैं। मुख्य फसल फेल होने पर कम समय में आय देने वाली जो फसल होती है वे यही होती है, मूंग और तोरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द ईयर हेड्स इज कॉल्डिंग। बाली से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग या रीपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग हम कटाई को बोलते हैं, जो थ्रेसिंग होती है वो बाली से दानों को अलग करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीरियल्स ग्रेन्स इज। अनाज के भंडारण के लिए सुरक्षित नमी की मात्रा है। तो जो हम ग्रेन्स जो अपने सीरियल ग्रेन होते हैं जैसे गेहूं हो गया, इनकी जो स्टोर करते हैं, इनके लिए जो सेफली जो आपकी मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, तो वही पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 to 12% हमारी नमी होनी चाहिए, जिसमें हम अच्छे से अपने सीरियल्स जो अनाज होते हैं उनको स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप। फसलों के वितरण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो देखिए इसका फसलों का जो वितरण होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको कौन सा कारक जो है वो प्रभावित नहीं करता? तो वो है हमारा ऑप्शन ये आपका सी, यानी कि फार्मर की हाइट। कौन कौन प्रभावित करता है? क्लाइमेट प्रभावित करता है, सॉइल यानी मिट्टी प्रभावित करती है, और मार्केट की जो डिमांड है वो प्रभावित करती है। अब 41 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको पता ही चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा द एडेप्टेशन ऑफ ए प्लांट टू ए न्यू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। एक पौधे का नए वातावरण के प्रति अनुकूलन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है
एस्क्लीमेटाइजेशन यानी कि अभ्यस्त होना मतलब किसी पौधे को नई परिस्थितियों में ढलने की प्रक्रिया को हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस? फसल वृद्धि का कौन सा चरण पर्यावरणीय तनाव के प्रति सबसे संवेदनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड फ्लावरिंग, प्रजनन एंड पुष्पन। जो हमारा है ये, जो अगर हल्का सा भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है तो ये हमारा जो प्रजनन है और फ्लावरिंग है ये क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रॉप वेदर कैलेंडर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जो हमारा फसल मौसम कैलेंडर होता है वह किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है, जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है क्रिटिकल स्टेज एंड वेदर रिक्वायरमेंट्स, महत्वपूर्ण अवस्थाएं और मौसम की आवश्यकताएं, इनके बारे में ये जो क्रॉप वेदर कैलेंडर है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायोहर्बिसाइड्स क्या हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। खरपतवार को मारने के लिए फफूंद या कीटों का उपयोग करना, ठीक है। जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज करते हैं हम किसको, वीड्स को नष्ट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, नहीं हम बायोहर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अपने 45 क्वेश्चन की ओर। विच हर्बिसाइड इज यूज्ड एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पीपीआई? किस शाकनाशी का उपयोग बुआई से पहले मिट्टी में मिलाने पीपीआई के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोक्लोराइन। फ्लोक्लोराइन जो इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ये क्या करता है, इसे बुआई से पहले मिट्टी में मिला दिया जाता है हर्बिसाइड्स को नियंत्रित करने के लिए। कुकुट कुकुटा इज ए, अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है वो एक पूर्ण तना परजीवी है, टोटल स्टीम पैरासाइट्स। इसमें जो है जड़ें नहीं होती और यह दूसरे पौधे के तने पर निर्भर रहता है, वहाँ से जो उनका रस है वो सक करता है और जीवित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन फॉर मोस्ट क्रॉप्स इज, अधिकांश फसलों के लिए फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन। फसल अवधि का पहला एक तिहाई हिस्सा जो होता है वो अधिकांश फसलों के लिए फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की एक महत्वपूर्ण अवधि है। यानी कि वहाँ पर क्रॉप जो है वो इम्प्रूव बढ़ रही होती है, साथ ही उसके जो आपका जो वीड होता है वो भी बढ़ रहा होता है और वो आपस में ये कंपटीशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो इज मेजर्ड ऑफ, SAR किसका माप है? जो SAR है वो है आपका इरिगेशन वाटर क्वालिटी का माप होता है और इसमें जो सिंचाई के पानी में जो सोडियम की मात्रा होती है उसकी गुणवत्ता ये बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्टिकल मल्चिंग इज प्रैक्टिस इन विच टाइप ऑफ सॉइल? वर्टिकल मल्चिंग किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन सॉइल। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो जीरो जो टिलेज है उनके फादर कौन है? तो वो है हमारे JB ट्रिपलेट। JB जो ट्रिपलेट हैं इन्होंने जो जीरो टिलेज है इनके ये जनक हैं।
इनको माना जाता है और इन्हें बिना जुताई किए खेत की तकनीक पर काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसेंशियली ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया वाज गिवन बाय, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है आर्नोल्ड एंड स्टाउट जो है, इन्होंने जो है पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी की जो अवधारणा है वो दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच न्यूट्रिशन इज हाईली मोबाइल इन प्लांट बट इमोबाइल इन सॉइल? कौन सा पोषक तत्व पौधों में अत्यधिक गतिशील है लेकिन मिट्टी में स्थिर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी में हिलता नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन अगर पौधे के अंदर चले जाता है तो वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएपी कंटेन्स हाउ मच नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस? जो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है उसमें कितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है? तो उसमें 18% जो है आपका नाइट्रोजन होता है और 46 जो परसेंट जो है वो आपका फास्फोरस होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कि ईटी इज मेजर्ड बाय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण ईटी किसके द्वारा मापा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारा लाइसीमीटर। लाइसी जो मीटर होता है उसमें हम वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण को मापते हैं लाइसीमीटर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विच इरिगेशन मेथड इज़ बेस्ट फॉर सोल्ट अफेक्टेड सॉइल? लवण प्रभावित मिट्टी के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? इसका राइट आंसर है फ्लड। जो हमारी ऐसे ही खेत में पानी को बिना किसी नाली के किसी के बिल्कुल ऐसे ही भर दिया जाता है, उसको वो किस सॉइल के लिए बेस्ट है? वो है सोल्ट अफेक्टेड सॉइल के लिए वो बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन इज टेस्टेड बाय? गन्ने की परिपक्वता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हैंड रेफ्रैक्टोमीटर, जिसमें हम ब्रिक्स रीडिंग लेते हैं। इससे गन्ने की जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, इसका परीक्षण किया जाता है। एलिलोपैथी कैन बी? एलिलोपैथी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हार्वेस्टिंग इंडेक्स फॉर्मूला इज? हार्वेस्टिंग इंडेक्स का सूत्र क्या है? तो हार्वेस्टिंग जो इंडेक्स होता है उसका सूत्र होता है आपका इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजी की यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्थिक उपज जैसे दाने और कुल जैविक उपज दाने प्लस भूसा का अनुपात ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज कॉल्ड द ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया? किस कृषि जलवायु क्षेत्र को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स। ट्रांस गंगेटिक जो प्लेन्स है उनको हम भारत जो क्षेत्र है, ये आपका रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसको हम भारत का अन्न का कटोरा कहते हैं। इसमें जो आपके क्षेत्र है वो है पंजाब, हरियाणा, ये सब आपके यहाँ पर क्षेत्र आते हैं जिसमें भारत का प्रमुख जो अनाज है उसका उत्पादन होता है। 16 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन इंक्लूड? फसल चक्र के सिद्धांतों में शामिल है ल्यूग्यूम आफ्टर नॉन लेग्यूम, दलहनी के बाद दलहनी। ये आपका एक क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत है, यानी कि हम और डीप रूटेड आफ्टर शैलो रोटेड, उथली जड़ के बाद गहरी जड़, मोर वाटर रिक्वायरिंग आफ्टर लेस वाटर रिक्वायरिंग।
यानी कि अधिक पानी वाली के बाद कम पानी वाली फसल लगाना मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि क्रॉप रोटेशन का एक ये सभी हमारे प्रिंसिपल है, ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये था आपका आज का एग्रोनॉमी का 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये सभी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं किसी एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।